डांस की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दीपक टांग जी की। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से आपके पांव थिरक रहे हैं? लगभग, वैसे तो जब मैं 8वीं क्लास में था उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद मुझे डांस करना चाहिए, तो एज ए हॉबी मैंने शुरुआत की थी और मैं इंस्पायर होकर गया था। मेरे एक फ्रेंड थे मोहम्मद परवेज खान, तो वो बहुत अच्छा ब्रेक डांस करते थे, तो उन्हीं को देख के बस एक शुरुआत से हुई और धीरे धीरे हॉबी प्रोफेशन बन गई आगे जाके। आपने सीखा है क्या बचपन से ही डांस? जी, मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है श्री राम भारतीय कला केंद्र से। मेरे गुरुजी श्री एस.डी. नायर जी, लोकनाथ ढाडा जी। और उनसे क्या आपने क्लासिकल सीखा? मैंने मयूरभंज छऊ सीखा है। ट्रेडिशनल डांस होता है, इंडियन क्लासिकल फॉर्म में भी अब इसको इंक्लूड करने लगे। आज से 3 साल पहले ये सेमी क्लासिकल डांस था, तो अब ये क्लासिकल फॉर्म में माना जाता है। उड़ीसा का स्टाइल होता है मयूरभंज छऊ। 3 स्टाइल होते हैं वैसे छऊ में, सरायकला और पुरुलिया छऊ। किस उम्र से आपने सीखना शुरू किया था? मेरी शुरुआत वैसे सीखने की काफी लेट थी। मैंने 11th क्लास में एज ए क्लासिकल शुरू किया सीखना, तो क्योंकि वेस्टर्न से मेरी शुरुआत हुई थी, मगर मुझे पता था कि अगर आगे हमें जाना है तो मुझे इंडियन क्लासिकल को लेना ही होगा। तो जब आपने ये कहा कि आप डांस सीखना चाहते हैं, तो परिवार वालों का क्या कहना था? बहुत ही कड़ा विरोध था, क्योंकि एक तो हमारा फैमिली बहुत बड़ी थी, 9 भाई बहन हैं हम लोग, तो सभी लोग मोस्टली ग्रेजुएट हैं, तो सभी ये चाहते थे कि बस पढ़ाई करो और सरकारी नौकरी करो। तो खास तौर से मेरी मम्मी, जो कि बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, मगर उन्होंने मेरा समर्थन किया कि नहीं नहीं तुम जाओ और सीखो। और काफ़ी स्ट्रगल भी रही उस टाइम पे सीखने में, काफ़ी ज़्यादा, मतलब फीस वगैरह अफोर्ड करना। श्री राम भारतीय कला केंद्र इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जो इंडियन क्लासिकल डांस सिखाता है, तो मैं वहाँ पे 2 डांस सीखा करता था, मयूरभंज छऊ और भरतनाट्यम। तो एक साथ 2 फीस निकालना बड़ा मुश्किल होता था, तो फिर भी मम्मी ने किसी भी तरह स्ट्रगल करके मुझे दिया करती थी पैसे, और ये सिलसिला चलता रहा। कितने सालों तक आपने सीखा प्रोफेशनली? मैंने 9 साल मयूरभंज छऊ की ट्रेनिंग ली है। मैं पोस्ट डिप्लोमा हूँ अभी, 9 साल मैंने पूरा तो कंप्लीट जब किया। आपने सीखने का ही फैसला किया कि आपने डांस सीखना है, क्या तभी ये कहीं ना कहीं फैसला हो चुका था कि आपको जो भी करना है वो इसी डांस में ही करके दिखाना है? नहीं, वैसे जब मैंने सीखना शुरू किया तब तक तो ऐसा था कि बस सीखना है, सिर्फ ऐसा टारगेट नहीं था कुछ। मगर जैसे जैसे सीखता गया, तो जब मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब मुझे एज ए प्रोफेशनल कोरियोग्राफर जाना चाहिए। तो गुरुजी ने भी बोला बेटा ये फील्ड बहुत टाइट फील्ड है, और अगर आप भूखे रह के काम कर सकते हो तो जरूर इसको एज ए प्रोफेशनली जाओ। तो मेरा जो कोशिश थी लगभग कामयाब हो रही है। आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कुछ और बातचीत करेंगे, उससे पहले वक्त हो चला है आज। तो देखा आपने क्या खास महत्व है आज के दिन का। दीपक जी, आपने 9 साल तक ट्रेनिंग की जी, और उसके बाद आपने कोरियोग्राफी की दुनिया में कदम रखा। हाँ जी। तो कैसी थी शुरुआत? शुरुआत तो बिल्कुल लग रहा था बहुत टफ है, और इतना लगता नहीं था कि इतने जल्दी मतलब अचीवमेंट्स होंगे। और एक, अगर आपके इरादे और मेहनत अच्छी है, ईमानदारी से आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो स्ट्रगल तो है, मगर अगर आप मेहनत में विश्वास करते हैं तो एक दिन आपका होगा जरूर। पहली प्रोफेशनल परफॉर्मेंस आपको कहाँ करने को मिली एज ए कोरियोग्राफर? एज ए कोरियोग्राफर वैसे परफॉर्मेंस तो मैंने डिफेंस का एक शो किया था, जो काफ़ी पहले की बात है, 89 की बात है। तो मेरे भैया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, तो वहीं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बोला ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड है, तो वहाँ पर ही ऑफिसर्स ने मेरा सीक्वेंस देखा और मुझे प्रमोशन दिया उन्होंने। क्या था उस शो में? क्या आपने क्या डिजाइन किया था? क्या एक DGQA डे बनता है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक छोटा सा मैंने कंटेम्प्रेरी डांस किया था, जिसमें मयूरभंज छऊ और एक्रोबैट्स वगैरह सब कुछ मिक्स करके, योगा के आसनों को यूज करके, तो 7 मिनट का एक कोरियोग्राफी किया था, जो काफी अप्रिशिएशन मिला उसमें, जिससे आपने अपनी पहली कमाई की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मुझे, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ 200 रुपये मिले थे। क्या किया आपने उन 200 रुपयों का? वो आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। हाउ स्वीट। चलिए, उसके बाद आपने अभी जो आपने सीखा तो क्लासिकल डांस, लेकिन अब आपका जो है फास्टेस्ट डांस वेस्टर्न डांस, जी, उसकी तरफ किस तरह से आपका रुझान? हम दरअसल क्या है कि हम इसे वेस्टर्न डांस नहीं कह सकते, आप इसे कंटेम्प्रेरी समसामयिक नृत्य कह सकते हैं। एक तरीके से मैं कहूँ तो आज के ज़माने को देखते हुए आधुनिक नृत्य आप इसे कह सकते हैं। इसमें मिश्रण है पूरा, मतलब इंडियन क्लासिकल को लेके मैं चल रहा हूँ। यही एक तरीका है कि हम वर्ल्ड लेवल पे इंडियन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को ले जा सकते हैं, क्योंकि एकदम से हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्म करते हैं तो कई बार क्या है कि कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो बोर होना शुरू हो जाती है, मगर क्या उसी में अगर हम लोग रिदम, मॉडर्नाइज रिदम हो थोड़ा सा, और इंडियन क्लासिकल फॉर्म को हम लोग वेस्टर्न लुक दे दें थोड़ा सा, तो काफ़ी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और लोग पसंद भी, खासतौर से अब्रॉड में बहुत लोग पसंद करते हैं। जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहे हैं आजकल,
इंडिया में भी मोस्टली लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में एक इंडो नेपाल का एक शो किया, उसमें मैंने इसी को यूज़ किया तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। म्यूजिक में तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल ही रहे हैं कि क्लासिकल म्यूजिक या फोक म्यूजिक को उठाया और उसमें वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न बीट्स डाल दी, उसमें रिदम्स डाल दी, उसको एक नया लुक दे दिया। लेकिन डांस में इस तरह का एज सच ट्रेंड नहीं है, तो क्या ये आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि ये सब किया जाए? दरअसल क्या है कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने एक चीज़ देखा था कि कथक डांस को लेके बिरजू महाराज जी ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रयोग किए हुए हैं। वो कई बार खो खो या कबड्डी जैसे गेम भी दिखा चुके हैं इसके अंदर। ऐसे ही प्रभुदेवा जी हैं, भरतनाट्यम के ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी फॉर्म लेकर जाऊं मैं जो दुनिया में कुछ कमाल कर दिखाए। तो मयूरभंज फॉर्म ऐसा है, मयूरभंज छऊ डांस एक ऐसी फॉर्म है जो विश्व स्तर पे इतनी फेमस नहीं है अभी, क्योंकि प्राचीन कला है, लुप्त होने वाली कला है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हम 10 लोगों ने एडमिशन लिया था जब हम लोग इस कोर्स को हमने ज्वाइन किया था, तो मैं अकेला एक ऐसा स्टूडेंट था जो डिग्री लेके पास आउट हुआ भारतीय कला केंद्र से। बाकी सब लोग कोई बीच में ड्रॉप कर दिया, किसी ने कुछ ना कुछ, हो सकता है कि उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स रहे हों। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं अकेला था और मैं डिग्री लेके पास आउट हुआ वहाँ से। आपने प्रभुदेवा जी का जिक्र किया, प्रभुदेवा जी के आप खास फैन रहे हैं और एक समय पर आके आपने उन्हें ओपन चैलेंज भी दिया था। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज लेवल पर परफॉर्म करता था तो एक मेरे फ्रेंड हुआ करते थे दीदार सिंह, वो माइकल जैक्सन को फॉलो करते थे बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त जब मैं डांस करता था तो किसी ने मुझे बोला कि यार तुम्हारा जो स्टाइल है ना काफ़ी हद तक प्रभुदेवा स्टाइल लगता है। उस समय उनकी एक मूवी भी आई हुई थी, हमसे मुकाबला। तो उसको देखते हुए मैंने अपना ट्रेंड चेंज किया काफ़ी, और अचानक ही मतलब एक बार रेडियो पे इंटरव्यू था तो एक दीदी मिल गई, वैसे ही मेरी फ़ैन थी वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला क्या है मतलब मोटो क्या है तुम्हारा आगे। तो मैंने उन्हें मजाक में कहा था कि मैं प्रभुदेवा को हराऊंगा और जब अपने बाल कटाऊंगा। तो वो उन्होंने आर्टिकल लिखा और वो शायद भगवान को यही मंजूर था, धीरे धीरे वो आर्टिकल्स आते गए, टीवी में न्यूज़ भी आई काफ़ी। तो अब मैं 8 साल बाद प्रभुदेवा जी से पर्सनली मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभुदेवा जी से जिस दिन आपकी मुलाकात हुई उस दिन क्या हुआ इसके बारे में बातचीत करेंगे। दीपक जी, प्रभुदेवा जी से 8 साल बाद आपकी मुलाकात हुई, वो आर्टिकल छपने के बाद कैसे मुलाकात हुई और क्या रहा उस दिन, क्या कुछ हुआ उस दिन? दरअसल क्या है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ कबूम डांस टैलेंट हंट के लिए तो मुझे ऑफिस में बुलाया अटेंडेंस देने के लिए बॉम्बे। तो लास्ट ईयर जब मैं वहाँ बॉम्बे में पहुँचा तो वहाँ पे सबका स्टोरी लिखा जा रहा था, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे। तो मैंने अपना स्टोरी बताया, तो उन्होंने कहा ये ट्रेनिंग वगैरह तो सभी लोग करते हैं, कुछ आप चटपटी बात बताइए। तो हेजिटेशन तो था, मगर मैंने उन्हें कहा कि मैं 98 में प्रभुदेवा जी को चैलेंज कर चुका हूँ। तो जो मैम वहाँ पर बैठी हुई थी वो हंसने लगी बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो मुझे शॉक सा लगा कि यार शायद हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दीपक, ऐसी बात नहीं है, और तुम्हारे लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि प्रभुदेवा एज ए जज हैं यहाँ पर, जावेद जाफरी के साथ वो जज हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका है एक मिलने का। तो उन्होंने मुझसे कुछ प्रूफ मांगे थे जो चैलेंज को प्रूफ करते हो कि हाँ आपने ऐसा किया है कभी। तो मैंने उन्हें दिया। तब भी मतलब ऐसा था कि नावेद जाफरी जावेद भाई के छोटे ब्रदर हैं, बोला कि वो अगर कहते हैं तो नावेद भाई को भी मेरी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं जावेद से बात करता हूँ। तो जावेद भाई ने बोला कि ठीक है हम लोग इस वाली टॉपिक को रखते हैं। तो जावेद भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया प्रभुदेवा जी से, मतलब टेलीकास्ट के टाइम पे उन्होंने बताया पूरा स्टोरी। तो एक बार को तो प्रभुदेवा भी शॉक थे, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि उन्होंने मेरा डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये जो तुम डांस कर रहे हो, अगर तुम मुझसे चैलेंज करते हो तो ये स्टाइल तो शायद यार मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब वो एक इनाम है मेरे लिए जो ज़िंदगी में आगे लेके जाऊँगा। यहाँ मगर एक चीज़ कहूँगा कि प्रभुदेवा एज ए पर्सन जो मैं मिला हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक भगवान है। इतना बढ़िया नेचर है उनका, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जावेद भाई के लिए और प्रभुदेवा जी के लिए जो मैं बोलूँ उनके लिए कि इतने अच्छे लोग हैं वो। उसके बाद भी उनसे कभी मिलना जुलना रहा? नहीं, अभी तक तो बस फ़ोन पे बातचीत हो रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जाऊँ और बॉलीवुड में और साउथ इंडियन फिल्म्स में क्लिक करूँ जल्दी से जल्दी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है S1 स्पेशल गेस्ट में। आज हम बात कर रहे हैं डांसर दीपक टांग से। दीपक जी, आपने अभी अभी बताया कि प्रभुदेवा जी से आपकी पहली मुलाकात एक डांस कंपटीशन में हुई। तो जिस मंच पर आपकी प्रभुदेवा जी से मुलाकात हुई और जहां आपने जो परफॉर्मेंस की, वो हम जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं एक झलक।
तो दोस्तों देखिए आपने परफॉर्मेंस हमारे दीपक तांग जी की। दीपक जी, जब ये परफॉर्मेंस आपकी टेलीकास्ट हुई जी टीवी पर, तो आपके घर वालों ने और आपके 9 भाई बहन सब ने बैठ करके देखी होगी, आपकी माता श्री ने देखी होगी, जी बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन था उनका? सभी लोग शॉक थे बिल्कुल देख के, मतलब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ग्लोबली निकल जाऊंगा इतना आगे। देखने के बाद मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, मैं रात को मैं सुबह के 4 बज गए थे मुझे लगातार फोन कॉल अटेंड करते हुए कंटिन्यू, मतलब इतने फ्रेंड सर्कल। इवन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंग्लैंड से फोन किया था, क्योंकि वो शो ना टेलीकास्ट होता है एक दिन बाद वहां पर। और जब आपकी माँ बैठी और आपको सामने देख रही थी और आप अपनी माँ का फेस देख रहे थे, तो किस तरह के हाव भाव आ रहे थे? बहुत खुशी थी। बस ये है कि एक दुख था कि मेरे डैडी अब मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 2003 में। तो मम्मी, मतलब जो एक सपना देखा था लगभग पूरा होता हुआ लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैंने जो मेहनत की थी वो कामयाबी की तरफ जा रही है। आपकी माताश्री ने जो मेहनत की, जो सपने देखे, वो पूरी तरह से सफल रहे, कामयाब हुए। इसके साथ ही दीपक जी, आपने अपना खुद का भी एक स्टाइल क्रिएट किया है जी, FTM के नाम से, तो उसके बारे में कुछ बताइए। FTM को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब मैंने इस फॉर्म को बनाना शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि इसका नाम क्या रखूं। तो काफी कुछ सोचने के बाद मुझे मेरे गुरुजी श्री शशिधरन नायर जी ने सजेस्ट किया कि इसके आगे अपना सरनेम लगा दो। तो मैंने इसका नाम किया फास्टेस्ट आंक मॉडर्न डांस। तो इसके अंदर मयूरभंज छाऊ, योगा, एक्रोबैट्स और बहुत ही डिफिकल्ट एक्रोबैट्स हैं, जो मतलब मुझे भी बहुत चोटें आई हैं उनको करते हुए, रियाज करते हुए। इतने मतलब टफ फॉर्म है कि मैंने इसको गिनीज बुक में ले जाने का भी निर्णय बनाया हुआ है, और कंटिन्यू मतलब मैं लगा हुआ हूँ मेहनत में कि उनके साथ मेरा फाइनल हो जाए और ये रिकॉर्ड बन जाए दुनिया की सबसे तीव्रतम नृत्य शैली और टफेस्ट डांस फॉर्म के नाम से। किस तरह से आप मेजर करते हैं कि वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है? मोस्टली क्या है कि जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो मोस्टली हमें ऑडियंस की राय मिलती है कि ये बहुत तेज स्टाइल है, आप लोग कैसे करते हैं इसको? मतलब कितना, जैसे 1 मिनट के अंदर कितनी सारी मूवमेंट्स आप कर देते हैं? हम या लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो 8 मात्राएं होती हैं डांस की, हम लोग 8 के अंदर 8 नए मूव करने की कोशिश करते हैं, और इतने क्लिकी होते हैं वो कि हम लोग 8-8 फीट ऊपर हवा में उड़ जाते हैं और फिर एकदम नीचे स्प्लिट वगैरह करते हैं। तो उससे हमें मतलब लगता है कि इतना फास्ट हो सकता है ये आने वाले टाइम में। मतलब मुझे लगता है कि भगवान ने चाहा तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा। आपके हिसाब से आपका जो डांस स्टाइल है, हाँ जी, FTM, उसको सीखने के लिए क्या तैयारी किसी शख्स को करनी चाहिए? उसको सीखने के लिए एक बहुत ही कड़ी मेहनत चाहिए। मतलब जो भी डांसर मेरे पास आते हैं, मैं बाकायदा उन्हें पहले से बोलता हूँ, ट्रीट करता हूँ कि भाई अब देखिए बहुत टफ फॉर्म है, इसको अगर आपको सीखना है तो कम से कम बेसिक सीखने के लिए ही आपको लगभग 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना टफ फॉर्म है। उसके लिए स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। सॉफ्ट डांस तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें बहुत टफ फॉर्म है। और मतलब स्कीपिंग, जॉगिंग, रनिंग, बाकायदा अगर मैं चाहूँगा अगर कोई मेडिटेशन करे उसके साथ साथ, हम लोग पूरा एक पैकेज बना के ट्रेनिंग देते हैं। मतलब मेडिटेशन भी कराते हैं, ओवरऑल सारा ट्रीटमेंट देते हैं कि फिटनेस लेवल सब कुछ मेंटेन हो उससे। सिर्फ लड़के ही ये डांस सीखते हैं या लड़कियों को भी आप सिखाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी करती हैं, मगर लड़कियां वही कर पाती हैं जिनमें वाकई जुनून होता है कि मुझे सीखना है ये। क्योंकि टफ फॉर्म सीखना मतलब एक बार कुछ लोग डर जाते हैं देख के कि कहीं चोट ना लग जाए। तो काफी लोग ऐसे आते हैं, मगर कुछ गर्ल्स ऐसे आई हैं मेरे पास जो बहुत अच्छा सीखे हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा मिनीशा लांबा के बारे में, यहाँ फिल्म में हीरोइन है वो, तो उनको भी मैंने 2003 में सिखाया था इसी तरह का स्टाइल। आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ और बातचीत करेंगे, उससे पहले वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है S1 स्पेशल गेस्ट में। आज हम बात कर रहे हैं डांसर दीपक तांग जी से। दीपक जी, आपके आइडियल प्रभुदेवा जी के बारे में तो हम जानते ही, आप जिक्र कर ही चुके हैं, और किसको आप आइडियल मानते हैं? सही बताऊं तो डांस फील्ड से मुझे इंस्पायर माइकल जैक्सन ने भी बहुत किया है, क्योंकि बचपन से हम लोग क्लिप्स देखते थे टीवी वगैरह पे कि माइकल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आज भी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी मतलब 50 के आसपास आ गए, इतना स्ट्रांगली करते हैं। डांस फील्ड के अलावा मुझे जो इंस्पायर करते हैं वो हैं मेरी माता जी, जिनको मैं अपना सबसे आइडियल पर्सन मानता हूँ, और वही मेरी आदर्श भी है, लाइफ है। माइकल जी के डांस स्टाइल की क्या खासियत आपको पसंद है? कौन सी ऐसी बात है जो जिससे आप इंस्पायर होते हैं? ओवरऑल देखिए, संस्कृति की बात करें तो काफी लोग इग्नोर भी करते हैं इंडिया में, मगर मैं संस्कृति को ना लेके मैं एज ए आर्टिस्ट उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि वो खुद ही म्यूजिक कंपोज करते हैं और वीडियोस वगैरह खुद ही मोस्टली डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
आप ये देखें कि आज इतने सालों के बाद मूवीज में वही स्टाइल देखने को मिलते हैं जो उन्होंने 30-40 साल पहले कंप्लीट किए थे। तो बहुत अचीवमेंट वाली चीज़ है। इतनी हाई फाई टेक्निक्स पहले नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे पहले। आपने उनके स्टाइल से कुछ अडॉप्ट किया है अपने स्टाइल में? मैंने कोशिश की है काफ़ी, मतलब पूरी तरह से तो मैं फॉलो नहीं करता, मगर हाँ ये है कि एक आइडिया के लिए मैं उनके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ, और जो भी मेरे को लगता है कि हाँ इस तरीके का कुछ होना चाहिए, मगर होता वो मेरा अपना ही है। सिर्फ इंस्पिरेशन लेता हूँ कि हाँ उनको देख के कुछ लगता है, बॉडी में एक फड़फड़ाहट से शुरू हो जाती है। आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ और बातचीत करेंगे, उससे पहले बताते हैं दर्शकों को कि किन किन लोगों का होता है आज जन्मदिन और क्या कहते हैं सितारे आज के सितारे दिन। दीपक जी, आपने कहा कि आपकी जो डांस फॉर्म है, जो शैली जो आपकी है, नृत्य शैली, वो काफी रिस्की है जी, कुछ हद तक। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। ट्रेनिंग में तो मुझे बहुत बार चोट लगी है, और मतलब बहुत मेजर चोटें आई हैं। बस भगवान की वजह से है कि बोन्स वगैरह ब्रेक नहीं हुए, बाकी चोटें बहुत लगी हैं। एक बार मैं बताना चाहूँगा, मैं एक बार यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शो में परफॉर्म कर रहा था ARSD कॉलेज में। तो वहाँ मुझे परफॉर्म करते हुए मेरे नी में चोट आ गई थी, और इतना ज़्यादा हुआ था कि मुझे मतलब 4 महीने तक बिस्तर पे रहना पड़ा था। तो कई बार ऐसे शॉट्स करते हुए मतलब चोटें लगी हैं, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस सबसे वही है। 98 में जो मुझे नी में जो चोट लगी थी, एक बार को मुझे लगने लगा था कि शायद तब करियर खत्म हो रहा है यहाँ पर। और आपने जब अपनी नृत्य शैली पहले फॉर्म की, उसके बाद जब पहली बार उसका मंचन किया, पहली बार उसे स्टेज पर परफॉर्म किया, तो किस तरह से आपको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रही होगी कि आप एक नई चीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस मिलने वाला है? तो क्या रिस्पांस एक्चुअली मिला आपको? रिस्पांस कुछ जगहों पे तो बहुत अच्छा लगा, और कुछ जगहों पे बहुत ही इग्नोर करने वाला मिला। मगर यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो लोग उसे इग्नोर करते हैं, मगर आने वाले टाइम में जब वो चीज़ हाई पीक पर जाती है तो लोग उसको परचेज भी करने जाते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सरोज खान जी से मेरी मुलाकात हुई थी, जो बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर हैं। तो उन्होंने मेरा स्टाइल देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ें करते हो, ये कलाबाजियाँ वगैरह, आप मोस्टली सॉफ्ट डांसिंग के ऊपर काम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा मैम देखिए, सॉफ्ट डांसिंग तो ऑलरेडी आप करवा ही रही हैं माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जी को, तो मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ ऐसा एनर्जेटिक लेके आऊँ जो दुनिया में कुछ नाम भी कमाए, डिफरेंट सा स्टाइल हो। तो मतलब सरोज खान जी ने देखा, अप्रिशिएट तो किया, मतलब एक बार को उन्हें भी लगा कि यार ये बहुत ही चोट लगने वाली चीज हो सकती है, रिस्की चीज है, बिल्कुल रिस्की चीज है। तो आपने बताया कि आपने जब ये अपनी नृत्य शैली जब फॉर्म की, तो इसमें आपने योगा को भी इंक्लूड किया और अलग अलग डांस फॉर्म्स को इंक्लूड किया, मेडिटेशन भी आपको हेल्प करता है। तो मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करता है? मेडिटेशन सबसे मैं तो अहम चीज है। मैं तो कहना चाहूंगा कि एक आम इंसान को भी मेडिटेशन करना चाहिए और एक योग को अपनाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आजकल क्या बहुत फास्ट लाइफ है, हम लोग बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, काम से थकने के बाद आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 5 मिनट आप करिए, मेडिटेशन करें। कि जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईसा मसीह को या वायुगुरु को, उनका नाम लेके आप आंखें बंद करके करिए। शव आसन करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप अपने टारगेट्स बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। डांस करते करते मेडिटेशन कैसे किया जाता है? हम लोग तो कर लेते हैं उसमें भी, क्योंकि जिस वक्त हम लोग परफॉर्म करने जाते हैं तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि किसी से भी बात नहीं करते उस वक्त, और शो शुरू होने से लगभग 5 मिनट पहले हम लोग अपने भी भगवान को याद करते हैं। मैं तो मोस्टली भगवान शिव को याद करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि भगवान आज मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँ। मतलब मोस्टली मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ बार बार कि हे भगवान मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, ये परफॉर्मेंस ऐसी हो जो मैंने लाइफ में पहले कभी ना की हो। तो एक प्रकार से वो मेडिटेशन होता है। और जब हम लोग मंच पे चले जाते हैं तो उस वक्त हमें सिर्फ यही दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो ऑडियंस की जो तालियां लगती हैं हमारे लिए, तो वही हमें रिवॉर्ड मिलते रहते हैं और हम लोग अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करते जाते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल हो चला है, बहुत ही स्पिरिचुअल बातें चल रही हैं। इसके साथ ही हम अपने देखा आपने आज का विचार, आज की स्पिरिचुअल डाइट। दीपक जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आजकल अभी रिसेंटली तो हमने अपना एक नया प्रोडक्शन बनाया था, इनक्रेडिबल डांसर्स। तो अभी 17 मई को हमने परफॉर्म किया था PSK ऑडिटोरियम में। तो उसको हम लोग लेकर चाह रहे हैं कि एक ट्रैवलिंग टूर बनाया जाए। पहले तो फिलहाल दिल्ली में ही मैं 3-4 जगह और परफॉर्म करना चाहूँगा। उसके बाद हमारा प्लानिंग है कि इंडिया में हम लोग पूरा कंटिन्यू हर स्टेट्स में जाके उसको परफॉर्म करें, जिससे कि हमारी शैली और स्टाइल फेमस हो। उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं ICCR से कि इसको अब्रॉड में भी हम लोग लेकर जाएं। बाकी ड्रीम्स तो मैं आपको सही बताऊं तो मेरा टारगेट तो बॉलीवुड ही है, फिल्मों में इंडिविजुअल जाके कोरियोग्राफी करना। कुछ बातें चल भी रही हैं, अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, मगर भगवान ने चाहा तो इस साल मेरी मूवी आने वाली है बहुत जल्द।
हम उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी आप अपनी जगह बनाएं। जाते जाते ये चाहूंगी कि जो नई जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो डांस फील्ड में कुछ करना चाहती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नई जनरेशन को मैं एक ही टिप्स देना चाहूंगा कि अगर डांस फील्ड में आना है तो बहुत ही तैयारी के साथ आए। सबसे मेन चीज़ है कि इधर उधर भागने के बजाय एक अच्छे से गुरु को देखें, बड़े किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं और सबसे पहले इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को ही फॉलो करें। क्योंकि क्या है कि देखिए इंडियन क्लासिकल फॉर्म में एक हमें पूरी तरह से एक पैटर्न तैयार हो जाता है, हमारा 8-9 साल लगाते हैं हम लोग, तो एक तैयारी हो जाती है पूरी कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उसको लेके। मतलब पूरी तैयारी के साथ जाएं और मतलब ये ना सोचे कि एक हॉबी कोर्स किया 3 महीने का 4 महीने का और हम लोग प्रोफेशनल डांसर कोरियोग्राफर हो गए। नहीं, अब पूरा टाइम लगाइए, क्योंकि आर्ट लाइन एक ऐसी चीज़ है, डांस, एक्टिंग, म्यूजिक सभी चीज़ें कम से कम 10 साल करने के बाद हमें लगता है कि अब कुछ शुरुआत हुई है। तो मोस्टली मतलब मेहनत करें और कड़े अभ्यास के साथ जाएं आगे, जरूर तरक्की मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो नृत्य शैली है ये काफी फेमस हो और इसके साथ ही साथ आप भी तरक्की करते रहें। आपका धन्यवाद जो आपने अपना समय हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, S1 का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। भगवान करे आप लोग भी लंबी ऊंचाइयां तय करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये थे आज के स्पेशल गेस्ट। एक और स्पेशल गेस्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक नमस्कार और देखते रहिए S1।